प्रोग्राम में बात करेंगे डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रावलपिंडी में मीडिया के लोगों को ब्रीफिंग देते हुए डीजी आईएसपीआर ने सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ इशूज पर रोशनी डाली। हाफिज सईद की नजरबंदी के हवाले से डीजी आईएसपीआर का कहना था कि ये रियासती इदारों का फैसला है। साथ में सवालात के जवाब में डीजी आईएसपीआर ने कहा कि गुमशुदा ब्लॉगर्स जो अब वापस आ गए हैं उनकी गुमशुदगी से फौज का कोई ताल्लुक नहीं। डॉन अखबार की उस खबर पर जिसकी इंक्वायरी जारी है, डीजी आईएसपीआर ने कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने पर हुकूमत पाकिस्तान उसके नताइज मीडिया के साथ भी शेयर करेगी और ये भी कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कयास आराइयां ना की जाएं। दूसरी जानिब भारत की खारजा उमूर की वजारत ने हाफिज सईद की नजरबंदी पर बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि माजी में भी पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसा कदम उठाया और सिर्फ क्रेडिबल क्रैकडाउन ही पाकिस्तान की इस मामले में सिंसियरिटी को साबित करेगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं, जैसे आपको फ़ोन मिलता है आप राह रास्त ये टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, बोल-बोल-पाकिस्तान @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। गुलमीना बीबी, देयर इज़ नो डाउट, कोई इसमें शक और शुबा नहीं है कि हाफिज सईद साहब की नज़रबंदी जो 5वीं नज़रबंदी है 2001 से 2 मरतबा जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई, 2 मरतबा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुई, नवाज़ हुकूमत का ये पहला प्यार है। ठीक, तो ये अपनी जगह बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके कुछ इशारे जो हैं वो कल प्रोग्राम के आगाज में ही मैंने दे दिए थे, डेफिनेटली उसको देख लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको संजीदगी से लिया जाए कि यमन में उन्होंने एक मकाम पर जिसको वो समझते थे कि ये अलकायदा का अड्डा है, बिल्कुल वहां पर फिजिकली अब तक तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए हमला किया। ये जो स्ट्राइक हुई है इसको मैं एक मैसेज के तौर पर लेता हूं कि ये पैगाम है। अब इस पैगाम को जहन में रखते हुए जहन अपना फौरन चला जाता है कि मेरे मुंह में खाक, कल को अफगानिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी या किसी और अमेरिकन टारगेट पे हमला होता है और एकदम से दुहाई मचा दी जाती है जो होगी कि जी हक्कानी वगैरह फलां फलां फलां, तो ये एक्चुअली मैसेज ये दिया गया है। मैं ये समझता हूँ भी है कि ये जो मैसेज दिया गया है ये मुताल्लिका ममालिक के मुताल्लिका क्वार्टर्स तक पहुंच भी गया है। ठीक, तो आप अगर आज थोड़े से एक तो फिक्रे चौधरी निसार अली खान साहब ने जो वो पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे थे उनको गौर से सुनती और उस पर तवज्जो देती तो आपको समझ में आ जाती। जी बीबी, तो ये इस बारे में किया था तो आपने इसका सुबह पोल भी डाला? जी बस बिल्कुल डाला, क्योंकि उस वक्त तक मेरे जो फियर्स थे, अप्रीहेंशंस थे, मैंने बयान किए। अब सारा ये वाक़या हो गया, वो करने के बाद आपने पोल डाला, उसके नताइज बताएं तो फिर मैं आपकी खिदमत। सवाल बॉस हमारा ये था कि जमात दावा के हाफिज सईद को नज़रबंद क्यों कर दिया गया है। तो 3-4 ऑप्शन दी थी मैंने। एक के ट्रंप को खुश करने के लिए, या ट्रंप मतलब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वीज़ा पे पाबंदियां लगा रहा है। वो एक तो अच्छा, ट्रंप वाला, फिर एक हमने किया कि पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा ना मिलने से पहले ही उन्होंने कहा कोई कुछ कर दो, ये दूसरा ऑप्शन था। एक इंडियन प्रेशर तीसरा ऑप्शन था, और दूसरा अदर, जिसके मैंने लोगों का कहा पे लोगों ने अपने नीचे कमेंट दिए कि क्या और वजह हो सकती है। 22% लोगों ने कहा कि ट्रंप को खुश करने के लिए ये काम किया गया है, यानी कि अमेरिका को खुश करने के लिए ये काम किया गया है। 44% ऑफ द पीपल थॉट कि ये वीज़ा की पाबंदी जो हो मुमकिना तौर पे पाकिस्तानियों पे लग सकती है, उसको रोकने के लिए ये काम किया गया। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं 44%। 12% लोगों ने कहा इंडियन प्रेशर के तहत ये काम हुआ है, और 22% लोगों ने कहा कि कोई और वजह है, यानी कि मतलब उसमें लोगों ने, किसी ने कहा चीन, किसी ने कहा जी
सीधे साधे ये वो लफ्जों बहुत में आप यूं कह whatever। लीजिए कि 44% लोगों ने ये कहा कि जो ट्रंप ने तड़ी लगाई कि 7 मुसलमान मुल्कों पर तो मैंने वीजे की पाबंदी लगा दी, तो पाकिस्तान पर भी लग सकती है। उस बात को जहन में रखते हुए तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया। बिल्कुल, लेकिन ये जो अदर में 44% बहुत बड़ा नंबर है भाई। बहुत से लोगों ने लिख के 44% कहा नुसरत साहब कमेंट्स में कि शायद चीन का प्रेशर था कोई, जिस वजह से ये काम किया गया। तो मैंने कहा इस पे भी आपसे पूछूंगी कि चीन का प्रेशर था नहीं। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो मूव हुई है इसमें बड़ा अहम रोल चीनी परसुएशन का है। दबाव नहीं कह रहा, नहीं, मैं लफ्ज से दबाव हरगिज इस्तेमाल नहीं कर रहा। चीनियों ने बहुत प्यार से, बड़े खुलूस से कुछ बातें समझाई हैं, ठीक, और उन बातों की जो बातें चीन हमें कन्वे कर रहा था, आज इशारों कनायों में DGISPR साहब ने उनका तस्करा भी किया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतल्लिका बहुत सारे लोग जो हैं उनका ये ख्याल है कि यूपी के इंतखाबात जब ख़त्म हो जाएंगे तो शायद कोई सूरत हाल जो है पाक इंडिया के बारे में नहीं, बीबी बातचीत जरूरी नहीं बल्कि उलट भी सोचा अच्छा कि शायद उसके बाद ज्यादा ये तो आम तौर पर तासुर जो है, जो पॉपुलर ओपिनियन जो है वो ये है कि यूपी के इंतखाबात के बाद मोदी साहब रिलैक्स हो जाएंगे एंड देन थिंग्स वुड बी ओके, बट देयर इज प्लान बी एज वेल, जिसके बारे में क्योंकि आपको तमाम पॉसिबिलिटीज को ज़हन में रखना अगर यूपी में नताइज ऐसे ना आए जो मोदी साहब को अच्छे लगे तो हो सकता है, और उन्हें उसके बारे में हम पूरे इस इशू को, हाफिज सईद वाले इशू को डिस्कस करना बहुत तफसील से इंतहाई ज़रूरी है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि उस पे हम हर सूरत में फोकस करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन मेरा आपसे एक गिला है, तो होता ही है नुसरत साहब, व्हाट्स न्यू। हमारे प्रोग्राम का नाम बोल बोल पाकिस्तान है। हमने कल देखो जिक्र किया कराची का, तो कैसे टेलीफोनों का मर्दमशुमारी का, तो कराची और बलूचिस्तान से टेलीफोनों की कतार लग गई। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए हर एक को एकोमोडेट करना वैसे ही नामुमकिन होता है, और कल बिल्कुल यानी कि वो अजाब में पड़े हुए। नहीं बहुत बिल्कुल। और आपने देखा कि किस तरह लोगों ने अपने शिकवे और शिकायत का इजहार किया। अभी भी गुजारिश ये है कि ये नाम नहाद हुकूमत जो है, ये अपने आप को बिजनेस वाले कहते हैं। ये कहते हैं कि जी ये प्राइवेट सेक्टर को वो देते हैं। इन्होंने कितने रोजगार जो है वो यहां पे फराहम किए हैं, स्कूल ये फराहम नहीं करते हैं। अब पूरे जमाने, पूरी दुनिया में जाओ, आज के जमाने में रियासत के लिए, रिवायती कारोबार के लिए नामुमकिन हो गया है नौजवानों को रोजगार देना। तो क्या उसका रास्ता निकल रहा है? आज के डिजिटल एज में रास्ता निकल रहा है कि छोटे छोटे लड़के वो बैठ के स्टार्टअप्स बना लेते हैं और वो अपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के कुछ नौजवानों ने आलमी रिवायात का फायदा उठाते हुए एक सर्विस शुरू की जी, टैक्सी सर्विस। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो सारी जिंदगी बीवी, मैं तो बेचारा पहले पैदल चलता रहा, बसों में धक्के खाता था, वैगनों में, फिर मोटरसाइकिल ली, उसके बाद गाड़ी नसीब हो गई, खुद चलाता हूँ खुद छोड़ता हूँ। लेकिन मुझे तो आज से 8-10 दिन पहले एहसास हुआ, तुम्हें पता है, जब हमारे प्रोड्यूसर को अपनी मिसेस को गालिबन ड्रॉप करवाना था, तो मैंने कहा ये क्या है, एंड आई वाज सो ग्लैड, सो डिलाइटेड। मैंने कहा यार इतनी जबरदस्त सर्विस भी, तुमने बैठे बैठे यहाँ पे फोन किया, उन्होंने तुम्हें नंबर बता दिया, जगह बता दी, और ट्रैक भी कर सकते हैं, सारा तुम्हें ट्रैक आ रहा है, वंडरफुल। आज वो पंजाब हुकूमत, गुड गवर्नेंस की हुकूमत, प्राइवेट इनिशिएटिव की हुकूमत, डिजिटल फ्रेंडली हुकूमत, वैसे लैपटॉप बांटते फिरते हैं, क्योंकि उधर हार्डवेयर बांटता होता है ना, तो किसी से हार्डवेयर खरीद कर ही बांटते होंगे ना, क्यों मेरी जबान खुलवाते हैं? नहीं वो बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा जी साहब, अब हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं भाई, ये ऑलरेडी सबसे रेगुलेटेड बिजनेस, सब कुछ हो कैसे? क्यों? क्योंकि ये आपने मुझे टेलीफोन किया, उस कॉल पे टैक्स है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट अच्छा, जब जो गाड़ी आएगी उसमें पेट्रोल डलवाएगा? बिल्कुल डलवाएगा। वो पेट्रोल पे टैक्स वहां पे कटता है या नहीं? बिल्कुल। हाईली टैक्स, सारे इनडायरेक्ट जो है टैक्सेस इसमें हैं।
जो गाड़ी उसके पास है उसकी लाइसेंस प्लेट के उसने पैसे दिए, बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे, गाड़ी का टैक्स, टोल टैक्स के पैसे, ऑलरेडी एक ऐसा सेक्टर जिसके तमाम शोबे। और दूसरा, इसमें रिकॉर्ड क्या लेना, रोजाना रात को आपने उसका प्रिंट आउट लेना, आपको पता चल जाएगा। हाँ नहीं, वो तो नसर साहब क्योंकि सब डिजिटली होता है, उसका रिकॉर्ड वैसे ही मौजूद होता है। आप या तो हुकूमत ने मुझे ट्रांसपोर्ट दी हो या मेरे नौजवानों को कारोबार दिया हो, यार ना तुम रोजगार देते हो। और अगर लोग जदीद जमाने के तकाजे के मुताबिक छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनाकर ये कारोबार करते हैं, डेफिनेटली, और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती थी। फर्ज करो मेरे पास कुछ पैसे स्पेयर होते, मैं तो आप गाड़ी एक लेकर गाड़ी, उनको बिल्कुल, दे बिल्कुल। देता कि चलो यार तुम चला लो। फर्ज करो मेरे को मुलाजिम है, उसका बच्चा होता, मैं कहता अच्छा भाई इसको ड्राइवर रख लो, हाँ, ये मैं गाड़ी, ट्रेन करो, बिल्कुल, और ये गाड़ी चलवाते रहो। इनकम भी हो जाती गाड़ी। आपने एक अच्छी भली सर्विस को अचानक आपको एक दिन में ख्याल आ गया। शायद उन्होंने खुद शुरू करनी है ना नुसरत साहब को, यही कह रहे थे भाई, ना हम आपको खुद देंगे शुरू टैक्सी करनी सर्विस, है। पता नहीं। अरे भाई ये तो जब तक वो नहीं है उस वक्त तक तो नहीं चलने नहीं, दो, फिर भी चलनी चाहिए, कंपटीशन होगा तो ये चीजें चलने अच्छी दो। चलेंगी ना। क्या कर रहे हो तुम, नौजवानों को डिस्करेज कर रहे हो। नो आर्ग्यूमेंट्स है, ये चाह रहे हैं कि लोग फिर यही है ना कि फिर वो बंदूक पकड़े जाएं दहशतगर्दों के पास, वो काम के बजाय इसके कि वो इस सर्विस को आज के जदीद जमान, अब ये कि पूरी दुनिया में तो अब ये भी है वो IARNB जो एक सिस्टम है कि फर्ज करो तुम्हें वॉशिंगटन जाना है, तुम जाए होटल में जाने की तो मालूम करो Airbnb, कि बिल्कुल, वहां yes, पे yes, बंदे yes, हम yes, कहेंगे जी हमारे यहाँ घर है, कि वो लोग अपने regularly, अपने घर लीज कर देते हैं, या वो कोई लीज कमरा। कर देते हैं, नहीं उसमें कमरा दे देते हैं या- और उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब कल को वो भी तो यहाँ शुरू कर सकता है कोई बच्चा। नहीं, वो फिर कहेंगे जी ये आप घरों में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते ना, वो तो सीधा सीधा उनको भाई आप देखो, आपको रेगुलेट करना है तो और क्या रेगुलेट किया है? नहीं, जब क्या डिजिटली ये जो प्राइवेट स्कूल घर घर खुले हुए हैं, ये जो फीसें लेते हैं उनको तो आपने रेगुलेट कर लिया। आपने कभी ये देखा है कि वहां पे फीस क्या ले जाती है और टीचर की तनख्वाह कितनी है? नहीं, बिल्कुल भी और टीचर की ट्रेनिंग क्या है? अच्छा, रेशो क्या है एक उस्ताद और कितने तालिब इल्म बच्चे? का? क्या वो मुनासिब है? आपने उसको क्यों नहीं रेगुलेट किया? वो तो इतने अरसे से चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे तो उनके अपने कोई जानने वाले होंगे, अब क्या कहना। बस अब यही मसला है ना, जहां पर और हमेशा ये जब IT कनेक्टेड बात आएगी, ये उमर साहब पता नहीं कौन है, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। तो ये कह रहे हैं कि हम इस पे सैनिटी विल प्रिवेल, नुसरत साहब, अब उनका वो सैनिटी विल उधर प्रिवेल। से वो कराची में नासिर शाह साहब, भाई एक तरफ वो फैसल वाटा वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे कल, हाँ? उसको तो कोई पीछे वो मोबाइल चल रही है, एब्सोल्युटली। खुद जब ये चल रहे होंगे, 2 डाले आगे होते होंगे, 2 पीछे होंगे। इनको क्या पता कि गरीब आदमी का क्या ट्रांसपोर्ट में हाल होता है। नहीं, और अगर सबको फर्ज बहुत करो अच्छी कोई आदमी सर्विस है। अफोर्ड कर सकता है तो भाई साहब आप उसको करके रेगुलेट, और इसको टैक्स के नाम पर रेगुलेट करना, गिव मी अ ब्रेक। आप इसमें जो फोन करेगा वहां पे वो टैक्स दिया अपनी वो नहीं कॉल नहीं, कर आप देगा, बिल्कुल। हाँ, और प्रीपेड है भाई, ये तो टैक्स में देकर इसमें से जब मैं करो 100 रुपए का तो वो वैसे ही बैलेंस कट चुका डालूंगा, होता है, वो वैसे ही तो आपका टैक्स टैक्स कट चुका देकर होता है। कम वक्त मारा वो, बिल्कुल। उसमें से मेरे पास पता नहीं आपके 25 रुपए तो पहले ही कट चुके होते हैं ना, 75 जब वो आते हैं। पेट्रोल डलवाएगा अपनी गाड़ी में तो वहां पे वो टैक्स वो निकालो रसीद पेट्रोल की, कितने टैक्सेस है मतलब वहां टैक्स पे। के बगैर आप पेट्रोल खरीद ही नहीं सकते ना, वो तो उसके 800 ही करता है। बावजूद बस अपने आप को हम गवर्नमेंट होते हैं दिखाना है और रेगुलेट करना है, तो जो चीजें रेगुलेट होती है वो करें। जाके अस्पताल रेगुलेट नहीं, करो, और बाकी जो जहां पे टैक्सेस है, फ्लोरों पे बच्चे सोए हुए हैं, स्टंट का तुम्हारे स्कैंडल चल रहा है, उसको रेगुलेट करो। लेकिन चूंकि उसमें खांचा नहीं शायद बन रहा, कोई हार्डवेयर नहीं आ रहा कंप्यूटर सिस्टम का, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको ख्याल आ गया यार। ठीक। सो आई एम सॉरी। नहीं, very- नुसरत साहब, no arguments there। ये आज नहीं मैं करना चाह रहा था चले ब्रेक, तो फिर हम आते चले हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ मुझे वाकईतन मुझे इस वजह से बुरा लगा, देखो कि इनकी शुरू से रेपुटेशन जब ये आए Business थे friendly। कि जी बिजनेस फ्रेंडली, अच्छा अब ये पता चला कि ये मेगा प्रोजेक्ट यानी फ्रेंडली है, बिजनेस फ्रेंडली कोई नहीं है। और खास तौर पर अगर लोअर मिडिल क्लास के किसी नौजवान को रोजगार स्मॉल बिजनेस में आता है ना, ये कोई स्मॉल बिजनेस की कोई गुंजाइश हो तो लाइक अ टिपिकल नजारादार सरमायादार कॉर्पोरेट, वो जो कंप्राडोर बुर्जुआजी होती है Very उसके मुताबिक unfortunate। उसको वही निप द बड, दे आर ट्रम्प्स ऑफ लाहौर। जी एक कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, सलमान बात कर रहा था कराची से। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। फरमाइए सर। ये जो इन्होंने बैन करने की कोशिश की जा रही है उबर और करीम को, अभी जब से ये सर्विसेज कराची में आई हैं, आप यकीन करें लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, क्योंकि टैक्सीज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, और जो रिक्शा थे वो कन्वर्ट हो गए चिंचीज में, और बसों की हालत ऐसी है कि उस पे चढ़ते हुए डर लगता है। तो अगर ये इसको बैन कर देंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या रहेगा? और सबसे बड़ी बात यह है भाई कि अच्छे यानी पढ़े लिखे लोग जिनके पास और कोई जरिया नहीं था रोजी कमाने का, वो इस धंधे में आ रहे थे, डिसेंट किस्म के सफ़ेद पोश किस्म के लोग। मैं तो सर बिल्कुल, और इन्हें चूँकि मैं वही अर्ज़ कर रहा था ना, मसलन जैसे इन्होंने तो आगे पीछे 4 डालों में सफ़र करना होता है, इन्हें क्या पता कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। उमर साहब, हाँ, मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं एक्चुअली में कमर्शियल पायलट हूँ, तो ए टैक्सी स्कीम थी पंजाब गवर्नमेंट को इस तरफ से लॉन्च की थी, जिसके रेट्स बहुत हाई हैं। मुझे लगता है कि ये क्योंकि इसके कंटेंडर्स हैं, इसके कंपिटिटर्स हैं, तो दोनों उबर वाले नहीं, भी। तो आपका क्या ख्याल है उमर साहब, वो अभी तक वो टैक्सी चल रही है अभी तक? मतलब आई एम नॉट फेमिलियर विद इट जी, आप मुझे जी ए टैक्सी स्कीम की जो कि रेट्स बहुत ज्यादा हैं, और नहीं, लेकिन वो मार्केट में है जी, वो कंपनी है मार्केट में, लाहौर से ऑपरेट कर रही है वो कंपनी। नाउ देखिए जी, इट मेक सेंस, आई टेंड टू एग्री विद यू, इट इज वेरी क्लियर। मुझे जब ये हुआ, मैंने अभी टीवी पे देखा, शामी साहब ने प्रोग्राम किया है, तो उसमें नहीं, लेकिन कैप्टन साहब ठीक है जी, आप उसका तहफ़्फ़ुज़ जरूर कीजिए, तो उसके किराए कम कर देते हैं ना, अगर कंप्लीट कर रहा है तो। अगर मेट्रो बस पे ये दे सकते हैं कॉम्पनसेशन, तो अगर ये जो तो देखिए यही तो होता है, ये खुद कारोबारी लोग हैं, और रियासत को कारोबार से ये हो गए, रेगन हो गए, ट्रंप हो गए, जो बाहर रखना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं जी इट लीड्स टू कंपटीशन होता है, तो सारिफ को फ़ायदा होता है, उसे बेहतर से बेहतर सर्विस मिलती है। तो बहुत ज़्यादती की बात है। लोरा लाई से कॉल है जी, ऊपर चलता है। हेलो लोरा लाई से जी। आज सर ये बहुत अच्छी सर्विस थी पूरे पाकिस्तान के लिए, तो पूरे पाकिस्तान में शुरू होना चाहिए था। मैं पिछले दिनों खुद इस्लामाबाद गया तो इस कंपनी वालों से मिला, मुझे पहले डर था कि इसमें जो है ना मुश्किलात होगी। मैंने उनसे पूछा कि गाड़ी की गारंटी क्या होगी, उन्होंने बोला गाड़ी आप खुद चलाएंगे। हम लोग को रोजगार भी था और लोगों को भी अच्छी सर्विस थी। गवर्नमेंट के बजाय कि लोगों को सर्विस दे, और लोगों को अच्छी सर्विस शुरू करके वो भी बंद करना शुरू कर दिया। देखें बड़ी ज्यादती है जी, बिल्कुल, ये इसका कोई जवाब ही नहीं बनता। लेकिन अभी जो उमर साहब ने बात की है ना, ये थोड़ी सी मेरे दिल को लगी है कि हुकूमत पंजाब ने जो खुद एक सर्विस शुरू कर रखी है, फीस वो जो कि महंगी थी, उन्हें देखा होगा, वो इफेक्ट हो रही है। एक और कॉल है जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज सईद साहब पे भी जाना है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी 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 भैया, आप टीवी पे बात कर रहे हैं जी। सर, मैं बताना था, ये बहुत अच्छी सर्विस है ना, हम फोन करते हैं 5 मिनट बाद गाड़ी गेट पे आ जाती है, ना कोई किराए पे दे तो तकरार होती है, और SMS आ जाते हैं ना फोन पे। बहुत ही अच्छी सर्विस है इस वाले। ठीक है जी, बिल्कुल इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था जो इन्होंने किया। लेकिन मसला मेरा ख्याल है कि जैसे ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि वो मुश्किलात खड़ी करना चाहता है ताकि वो फिर बाद में लगे जैसे वो मुश्किलात का हल। अभी तो खैर वो क्रिएट कर रहे हैं ना। मेरा ख्याल है शहबाज साहब भी कुछ इस तरह आप करना चाह रहे हैं, हैंड्स ऑन टाइप के चीफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन बात उमर साहब के दिल को लगी है, उस पर तहकीक और तफ्तीश की ज़रूरत है। ये नहीं है तो खांचा कुछ और भी है। इट्स नॉट सो सिंपल कि अचानक रेगुलेट करना है। मसला कि आपने प्राइवेट अस्पतालों को रेगुलेट तो न किया मेरे भाई, स्कूलों को नहीं किया, ट्रांसपोर्ट को कर तो बाकी ट्रांसपोर्ट से सरे मंसूर ही का बार आया। अब ये है कि सच्ची बात है कि ये चूंकि ऐसा मसला था, मैं नहीं अवामी मसला था, ये जनरली एक अवामी मसला है। और तुमने देखा लोगों का किस तरह का हुआ है, तो ब्रेक हो गई, उसके बाद टोटल फोकस हाफिज सईद साहब पे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हाफिज सईद की नजरबंदी पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा भैया, गुजारिश ये है कि वो पैनल वाले कह रहे हैं कि जी आपने मौजू ऐसा छेड़ दिया नुसरत साहब के कल की तरह, फिर लोग हमसे शिकवा कर रहे हैं कि बात करनी है।
تو کم از کم میں نے انہیں کہا ہے کہ 2 کال ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی نصرت صاحب چلیں جی، کیونکہ ہم تو لوگوں کا یہ ہے شو، ہمارا تو نہیں ہے. السلام علیکم جی کراچی سے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، جلدی سے اپنی بات کر لیں بھائی. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، طارق حسین. جی طارق صاحب. سر میں اوبر میں ایز اے ڈرائیور جاب کر رہا ہوں. اچھا. اب میرے پاس یہی صحیح کمانے کا ذریعہ تھا، اب یہ بھی بند کر رہے، تو مجھے اس کا حل بتا دیں کہ ڈرائیور حضرات کہاں جائے. میرا خیال ہے کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بند نہیں کریں گے. آپ کے صوبائی وزیر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا فٹنس وغیرہ دیکھیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی میرے بھائی طارق ان کو بند کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی دہشت گرد گروہ میں شامل ہو کر بھتہ خوری کے کام میں لگ جائیں اور روزگار نہ کمائیں. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد کم از کم مجھے بھیا سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک نوجوان اگر اس کو ایک وسیلہ مل رہا ہے، یہ دیکھیں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ ٹریول نہیں کرتے، یہ اس میں چلاتے ہیں گاڑی. وہ ڈرائیور اسی لیے وہ اب ان کو اپنی نوکری کی فکر پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہ بیچارہ ایک ہے، وہ کہتا جی میں کیا کروں گا، تو میں نے کہا لے لو. تو اب یہ ہے آپ کی ریالٹی. بہت افسوس کہ یار لوگوں کو ایک اوپننگ مل رہی ہے، خدا کے لیے ان کو کرنے دو کام یار. لیکن نہیں، وہ لوگوں کی ان کو بس گلوبل رسالوں میں ہم یہ چھپواتے رہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے نا اس کے انڈیکیٹرز بڑے زبردست ہیں، گروئنگ فلانا. کیسے گرو کرے گی نصرت صاحب اگر ہر چیز بند؟ یہی نا، یہ کیا گرو کرے گی؟ یہ گروتھ کو تو کہہ رہے مطلب کیا فائدہ ہو؟ ہم اکانومسٹ یا اس کے کیا لیں؟ اب اوکے، چونکہ یہ موضوع بھی ہم اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے، بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات جو ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے 44% دیکھنے والوں نے جو یہ کہا ہے کہ جی چونکہ ٹرمپ نے ابھی 7 ملکوں پہ پابندی لگائی ہے اور پاکستان پہ لگانے کا بھی اندیا دیا ہے اور اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم آپ سے کو گرفتار کریں، ایسا کوئی امیجیٹ کنیکشن نہیں ہے. اوکے فائن، ایسا کوئی امیجیٹ کنیکشن نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ کہانی جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ تو 2001 سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یس ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ ابھی جو کشمیر میں تحریک چلی وہ تحریک ٹوٹل پوری دنیا کے غیر جانبدار اور حتیٰ کہ بھارت میں بھی جس ایک شخص لکھنے والے کا بھی ضمیر زندہ ہے وہ کھل کر اعتراف کر رہا ہے، لکھتا رہا ہے کہ یہ جو آزادی کی لہر برہان وانی کی وحشیانہ ہلاکت کے بعد وہاں پہ شروع ہوئی، اس نے موٹیویٹ کیا گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو، دیہاتوں کی عورتوں کو اور بچوں کو. اب اگر وہ ٹرینڈ ہوتے کسی کے انسٹیگیٹ کیے ہوتے تو بیچارے سڑک سے وہ پتھر اٹھا کر مارتے بھائی. اور اس کے جواب میں انہیں کیا ملتا رہا؟ تا عمر اندھا کر دینے والی گولیاں. بالکل، یہ پیلٹ گنز فرسٹ ٹائم استعمال ہو کے لوگوں کو کتنے لوگوں کو بلائنڈ کیا. ہمارے پاس تمہیں یاد ہوگا مقبوضہ کشمیر سے نوجوان وہ بیچارے ہمیں کہیں کو پلیٹ فارم نہیں، وہ فوٹیج بھی بھیجتے رہتے تھے، ہم ان کی فوٹیج چلاتے رہے ان کے بارے میں. اور اگر آپ ریکال کرو کہ ان دنوں میں بار بار اشاروں کنایوں میں جان کی امان پاتے ہوئے یہ عرض کرتا رہا کہ خدا کے لیے، اب لوگ کال کر کے پوچھتے تھے جی ہم کشمیر کے لیے کیوں، میں نے کہا بھائی اگر آپ کشمیر کے لیے واقعی کوئی ہمدردی رکھتے ہیں تو خدا کے لیے ایک کام کیجئے، ان کی جدوجہد کا ذکر کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ کیجئے، ان کے مامے بن کر انہیں آزاد کروانے کی کوشش نہ کی. ٹھیک ہے، بالکل. انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد واقعتاً مودی سرکار کو قطعاً سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. ہاں، وہ رک ہی نہیں رہا تھا، کتنے عرصہ تو کرفیو چلتا رہا. یہ پٹھان کوٹ ہو گیا. بالکل پٹھان کوٹ ہوا تو بدقسمتی سے پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے بڑک لگا دی کہ جی سائندہ ہی کام ہے. بھائی جب آپ خود میری سرزمین پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہو تو دشمن کا کام آسان ہو گیا. بالکل. اس کے بعد اڑی کا واقعہ ہوا. ہم
45 کے قریب صحافیوں کو آج سے تقریباً 1.5 ماہ قبل اعلیٰ ترین سطح پر قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دیتے ہوئے صاف لفظوں میں یہ بتایا گیا کہ جی اڑی کے بعد ہماری کشمیر کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ٹھیک، بالکل رائٹ. اچھا، اب میں بخدا ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حافظ سعید صاحب ان واقعات میں ملوث ہوں گے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اور ان کی جماعت ایک برانڈ نیم بن چکے ہیں. جیسے القاعدہ اسامہ بن لادن اور احمد زواری نے بنائی تھی، اسامہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن القاعدہ ایک برانڈ نیم ہے. بالکل. اور ہر دوسرے دن ایک کہیں نہ کہیں سے القاعدہ کیو، القاعدہ اے، جیسے پاکستان مسلم لیگ نہیں، مختلف فیکشنز، کوئی القاعدہ ان سب کانٹیننٹ، کیونکہ آسان ہوتا ہے نا ٹیگ کرنا. میں یہ بات بھی بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ حافظ صاحب غالباً کافی عرصے سے وہ اپنے ماضی کو ایک طرف رکھ کر مین سٹریمنگ کرنا چاہ رہے تھے، سوشل ویلفیئر کا کام کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کا کام اکثر جب کبھی لاہور میں کوئی حادثہ ہوتا ہے بڑے شہروں میں تو وہ یعنی کہ ریسکیو کے کام میں حکومت سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ویکیوم ہے نصرت صاحب، وہ فل کرتے ہیں، کیونکہ ایک ویکیوم ہے وہ فل کرتے ہیں، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. یہ بات اپنی جگہ. مگر اب چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آج بات کر رہے ہیں کہ حافظ سعید نظر بند کیوں ہوئے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بھائی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری طرح جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا، ہمارے دیکھنے والے 44% لوگ جنہوں نے ہمیں سوال کا جواب دیا، ان کا بھی گٹ ریئیکشن اتنا درست نہیں تھا، کیونکہ آج میں سارا دن اس پہ جو ہے میں کام کرتا رہا ہوں اور مجھے پھر یہ ریکال آیا. ٹھیک، اوکے. اور دوسری بات ابھی جو تم نے یاد دلائی کہ یہ نوٹیفیکیشن تو 27 کو ہوا ہے کہ جن کو انڈر واچ رکھنا ہے. بالکل، فلاحی انسانیت اب تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق لشکر طیبہ، JUD اور پھر حافظ سعید صاحب، ان کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رکھا ہے. اب حکومت پاکستان کے بعد 2 راستے تھے، آپ ان کو ڈی لسٹ کرنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، ہم نے اس کے لیے بھی کام نہیں کیا. ٹھیک، اوکے. اب یہ ہے کہ اگر آپ جن لوگوں کے نام دے دیے جائے اس فہرست کے مطابق، ان کے خلاف اگر کوئی حکومت، متعلقہ حکومت اقدام نہ اٹھائے تو پھر اس پہ اقتصادی پابندیوں کی بات ہوتی. رائٹ. وہ اقتصادی پابندیوں کے اوپر چین جو اپنا یار ہے وہ بلاک کر دیتا ہے. نہیں ابھی جو سیکیورٹی کاؤنسل میں جب یہ بات آتی ہے، اچھا وہ تو کر دیا، لیکن چین نے بھی پوری دنیا میں اپنا دھندا بھی رکھنا ہے، امیج بھی کرنا ہے، یہ وہ تو انہوں نے کیا. لیکن سپٹمبر کے آخر اور اکتوبر کے مڈل تک وہ ہمیں بار بار اپنے مخصوص انداز میں سمجھاتے رہے کہ یار ابھی تو ہم نے روکا ہوا ہے. اب آپ حافظ صاحب کو کہیں لائی لو ہو جائیں، فلاح انسانیت ہے، ان چکروں میں پڑ جائیں، چھوڑیں. Tell him to go off the radar. وہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں ڈکٹیشن اور یہ اور وہ، نو. تو نصاب چین تو ویسے ہی پرسویڈ ہی کرتا ہے نا، یا نہیں، یا ڈکٹیٹ کرتا بھی. فرق ہوتا ہے نا، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کریں ورنہ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھارت نے وہ ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ ہم تو اس وقت دیکھیں گے جو آپ جب کچھ کریں گے. ہاں جی، انہوں نے کہا یہ تو ایسے. لیکن چین نے آپ کو ایک حکمت کی راہ بتائی کہ جی وہ کوائٹلی اپنا وہ کام کرتے رہے جو سوشل ویلفیئر کا کر رہے ہیں، اور لائی لو یعنی forget it. اب لیکن انہوں نے دفاع پاکستان کونسل بھی بنا رکھی ہے. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ چونکہ شیخ رشید صاحب آج کل پاناما میں ہیں، ہاں، تو ورنہ آج کا ان کا سیزن، آج کا 8 سے 9 کا کسی نہ کسی سیگمنٹ پہ وہ حافظ سے، لیکن شاید اس پہ نہ بیٹھتے کہ وہ سمجھتے ہیں. ہاں، عقل مند ہے آج کل ایک دوسری طرف. اب وہ چونکہ ان کے ساتھ مصیبت یہ ہوگی، ورنہ وہ بہت اچھا آج ریٹنگ سے بھرپور شو کر سکتے کہ مودی کے یار نے جو یہ پابندی لگائی ہے. لیکن ہوا یہ کہ DGISPR نے کہا کہ یہ ریاست نا ابھی بھی نیشنل نہیں، لفظوں کے چناؤ کو ریاستی اسٹیٹ. یہ نہیں کہا کہ نواز حکومت کا فیصلہ، نہیں انہوں نے کہا ریاستی اداروں کا فیصلہ ہے، پالیسی فیصلہ نہیں کہا انہوں نے. یہ ٹرمپ پہ یہ کہا تھا انہوں نے، ریاست کا فیصلہ ہے، اسٹیٹ کا فیصلہ ہے.
تو بہت عمدہ ہے. میں یہی روتا رہتا ہوں کہ جی پاکستان کی افواج کے پاس ایک فل فلیجڈ ویل ایکوپڈ ISPR ہے, تو پاکستان کی فوج کا جو بیانیہ ہے اس کو ISPR کیوں خود بیان نہیں کرتا؟ یہ ذرائع سے اگے ہوئے پودے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ کہاں سے ہوتا ہے کہ یہ لال حویلی ایک صاحب آتے ہیں اور آپ جیسے اینکر اور میرے جیسے اینکر شیخ صاحب کچھ بتائیے نا, دیکھیں نا فوج کا سوچ رہی ہے, کچھ تو بتائیے. نہیں آج فوج نے خود بتا دیا وہ بات یہ ہے, میرے تو وہ حلقے میں آپ کو پتا میرے تو ووٹر فوج ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. بھائی کون ہو تو؟ اس کے بعد وہ کوئی ریٹائرڈ قسم کے حضرات ہیں, وہ میں نہیں بول دی میرے بچ میں ہی بول دا. اور بھائی صاحب آپ گولف وولف کھیلیں جائیں, جو ٹیلی ویژن لگاؤ اور تاثر یہ ہوتا ہے کہ فوج کا بیانیہ بیان کرنے آئے ہوئے. اور پھر آج جو ISPR کے DG صاحب نے کہا کہ جی قیاس ارائیاں یہ پھیلاتے ہیں, کوئی صحافی نہیں پھیلاتا. جب ایسے لوگ جن کے بارے میں تاثر بنے کہ بھائی یہ بیانیہ دیں گے, سر بیانیہ دینے کا طریقہ یہ ہے, یہ آج آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے کہا ہے ABCDE اور سارے سوال نہیں, انہوں نے مختلف چیزوں پہ سوال ہوئے, بہت سارے ایشوز کون سا سب سوال نہیں ہوا, بہت ہر چیز پہ, آپ کے پاس ہر چیز کا جواب ہے. بلکہ جب ان سے پوچھا گیا ٹرمپ کے ویزا بین پہ تو انہوں نے کہا یہ سوال آپ ضرور فورن آفس کی بریفنگ میں کیجئے گا کیونکہ یہ میری ڈومین نہیں ہے. ہی آلسو سیڈ دیٹ. بہت اچھا لگا مجھے بلکہ جب اتنا کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا تو اب یہاں سے اچھل کے یوں جو ذرائع آئے تو یہ کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ذرائع پھیلاتے ہیں. ڈیفینیٹلی کہ کس کی بات پھر سنیں. اب یہ کہ جنرل راحیل شریف کا کوئی بیان نہیں آیا, ISPR نے ٹھیک ہے بیان کر دیا, لیکن وہ ان کی خبر چھپی, وہ پہلے آئی تو سعودی عرب سے. اصل میں وہ یہ انہوں نے یہ شرائط رکھی ہیں بھئی ان واٹ کیپیسٹی یو آر سیئنگ. تب تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے پوچھا بات کر کے آئے ہیں. ان واٹ کیپیسٹی؟ سیلف اپوائنٹڈ اسپوکس پرسن, کیا کہہ سکتے. اچھا جی چلیں جی, ان کو آپ نے کر لیا جی, آپ کے بیچ میٹ رہے ہوں گے, آپ کے جونیئر رہے ہوں گے. نہیں تو اب سب تو آپ, لیکن آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آج یہ اصول بنایا جائے کہ پاک فوج کا صرف وہ بیان مانا جائے گا جو ISPR کے ذریعے آئے گا, اور یہ کہ یہ جان لیا جائے کہ اب جو اقدامات کچھ ہو رہے ہیں وہ 1 پیج والی بات چھوڑیں, اب ذکر ریاست اور اس کی پالیسی کا شروع ہو گیا ہے. خدا حافظ. نو مور کنفیوژن. بہرحال چلیں آج ہمارا پروگرام بھی اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.